कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका विजन क्लासेस में। मैं हूं अमित शर्मा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा और लिपि। भाषा अर्थात लैंग्वेज, लिपि यानी के स्क्रिप्ट। भाषा, भाषा क्या है? भाषा बोलने, सुनने और लिखने का माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को और भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों और भावों को सुनते हैं। विचार क्या है? जो कुछ भी हमारे दिमाग में चलता है। जैसे कुछ हम प्लान करते हैं कि हमें आज अपने कॉपी में एक निबंध लिखना है, तो हमने ये प्लान किया, ये हमारे दिमाग में विचार आया कि हम आज ऐसा करेंगे, तो ये हमारा विचार है। भाव क्या है? जो हमारे अंदर, हमारे हृदय में कुछ उत्पन्न होता है। दूसरों को खुश देख के अगर हम खुश होते हैं, दूसरों को देख के हमें अगर कुछ दिक्कत जैसी लगती है, तो ये हमारा भाव है। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो अगर हम उनके बीच में खेलते हैं तो हम बच्चे बन जाते हैं, तो ये हमारे अंदर और हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे हृदय को बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा क्या है? भाव। तो भाषा क्या है? अगर हम कुछ बोलते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, या हम कुछ लिखते हैं, तो इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? तो भाषा बोलने, सुनने और लिखने का एक माध्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप। भाषा के तीन रूप हैं। मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, सांकेतिक भाषा है। मौखिक भाषा मतलब मुख द्वारा कही हुई भाषा। मुख मतलब मुंह। हम कुछ अपने मुंह से बोलते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, तो ये मौखिक भाषा है। अपने बात को किसी दूसरे के सामने रखते हैं, बोलने के बोल के, ठीक है, बोल के अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे की बात को हम सुन के समझते हैं। तो ये कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, अगर हम कुछ लिख के किसी दूसरे को देते हैं, वो हमारी बात को पढ़ के समझता है। इसी तरह से हम कुछ दूसरे की बात, किसी ने हमें बताया, वो लिख के दिया, तो हमने उसको पढ़ा। जैसे मान लो पत्र है कोई, या एक किताब है, तो किताब को हम पढ़ के समझते हैं। तो ये है एक लिखित भाषा। एक मतलब किसी ने लिखा, हमने उसको पढ़ा, तो ये है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना बोल पाता है और ना ही सुन पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो अपनी बात को कैसे बताएगा? संकेतों के माध्यम से। ठीक है? तो उसने हमें कुछ संकेत दिए, अपनी बात को बताई संकेतों के माध्यम से। ठीक है? तो यह है सांकेतिक भाषा। इसी तरह से हम उसको उत्तर में क्या करेंगे? क्योंकि वो सुन तो पाता नहीं है, तो हम भी उसको उत्तर में संकेतों के माध्यम से ही उसको उत्तर देंगे, या अगर हम कुछ कहना चाहेंगे तो संकेतों के माध्यम से ही कहेंगे। तो ये वाली जो हमारे और उसके बीच जो ये आदान प्रदान हो रहा है भाषा का, ये है सांकेतिक भाषा। वही है जो अभी बताया, मौखिक भाषा, किसी के द्वारा बोलना और हमारे द्वारा सुनना, ये भाषा जो है इसको मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा ये भाषा का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि सबसे पहले हम सुनना और बोलना सीखते हैं। लिखित भाषा की बात करते हैं, तो हम जो लिखते हैं या जो हम पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। स्थायी रूप का मतलब, जैसे कि मान लो मौखिक भाषा है, तो मौखिक भाषा में क्या है? हमने कुछ बोल दिया, ठीक है, दूसरे ने हमारी बात को सुना, उसने सुन के थोड़ी देर में वो भी मेरी बात को भूल गया। मैंने कुछ बोला, दूसरे ने मेरी बात को सुना और वो बात को भूल गया, या मैंने किसी दूसरे की बात को सुना और मैं उसकी बात को भूल गया। तो ये स्थायी रूप नहीं है। उसने हमें कुछ बताया और हम भूल गए, वो तो बात खत्म हो गई ना। अब जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, तो उसको हम काफी समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो ये जो है, ये भाषा का स्थायी रूप है, क्योंकि लिखित को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। बात करते हैं सांकेतिक भाषा की। अभी बताया, फिर से हम उसको अध्ययन करते हैं। संकेतों, संकेत अर्थात इशारों के द्वारा कही गई बात या संकेतों के द्वारा व्यक्त किए गए मन के भावों को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। विश्व, संसार में बोले जाने वाली भाषाएं, विश्व में बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? बोली जाने वाली भाषाएं
कुछ देश लेते हैं, सभी की बात नहीं करेंगे, कुछ देश लेते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे जापान हो गया, जापान में जापानी बोली जाती है। ऐसे ही चीन, चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, भारत में हिंदी। तो जो अंग्रेजी भाषा है इसको अंतरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है वो अधिकतर, लगभग सभी देशों में, अधिकतर देशों में कॉमन है। कॉमन का मतलब बोली ही जाती है अंग्रेजी भाषा। मान लीजिए हम हैं, भारत में रहते हैं, अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी आती है केवल। दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश की भाषा को समझने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है। यदि हमें अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी का तो ऐसा हाल है कि यहाँ भी बोली जाती है, और दूसरे देशों में तो अंग्रेजी भाषा है वो कॉमन है, कई सारे देशों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है। भारत की बात करते हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, राज्य लेते हैं पहले। राज्य कौन कौन से? पंजाब लेते हैं, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया। क्या है ये? भाषाएं हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, असम में असमिया भाषा बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ऐसे ही कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। चलिए, हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। लगभग 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोली ही जाती है, हिंदी भाषा चलती है। जैसे गुजरात है तो गुजरात में गुजराती भी बोली जाती है, वो तो वहां की राज्य भाषा हो गई, ठीक है, और वहां पे हिंदी भी बोली जाती है। अब जैसे कश्मीर है, कश्मीर में अगर हमें हिंदी भाषा ही आती है तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां की कौन सी भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा? अंग्रेजी, तो इसके लिए हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। बंगाल में अधिकतर बांग्ला, लगभग 90% लोग बांग्ला बोलते हैं और 10% लोग हिंदी भी बोलते हैं, तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। चलिए आगे चलते हैं। बोली। बोली क्या है? भाषा में क्षेत्र विशेष पर बोलने में अंतर पाया जाता है। जैसे कि हम एक जगह पे रहते हैं, अगर हम अपने स्थान से ज्यादा दूर नहीं, 20 किलोमीटर भी अगर हम आगे जाते हैं तो वहां पे बोली जो है उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। हम जिस प्रकार से बोलते हैं और ऐसे ही 20 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहां पे दूसरे तरह बोलेंगे हिंदी ही, लेकिन वो दूसरे प्रकार से बोलेंगे, तो ये क्या है? बोली है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में एक ही भाषा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। बोलचाल के इन्हीं रूपों को बोली कहा जाता है। जैसे कुछ बोली के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ब्रज, अवधी, पूर्वी, कुमाऊनी, बुंदेली और भोजपुरी। ये है हिंदी ही, लेकिन ये क्या है? बोली है। लिपि की बात करते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उनको लिपि कहा जाता है। जिस प्रकार से हम कुछ लिखते हैं, जैसे मान लो एक अक्षर, हम एक वर्ण लेते हैं, वर्ण ले लो, कौन सा? पा वर्ण ले लिया, पा वर्ण लिया, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं पा वर्ण को? सबसे पहले एक लगभग आधा गोला ऊपर से चलते हैं और गोल प्रकार से मुड़ते हैं, और किधर चलते हैं? सीधे हाथ की तरफ, ऐसे आधा चंद्रमा टाइप का। फिर हम सीधी लाइन कर देते हैं, तो क्या वर्ण बन गया? पा। उसको हम बोलते हैं पा, ठीक है। ये हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया। अब जैसे उर्दू, उर्दू अगर हम कोई वर्ण या अक्षर लिखते हैं तो उसमें उल्टा सीधा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं है, ये है उनकी लिपि। अब पा है, पा को हम इसी तरह से लिखेंगे, आधा चंद्रमा बनाया, सीधा डंडा किया, ऊपर से लाइन कर दी, है क्या नहीं? तो ये हो गई
हिंदी भाषा की लिपि, अब जो उड़िया है, उड़िया में और टेढ़े मेढ़े अक्षर बनते हैं, तो ये उनकी लिपि हो गई। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का या जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इन चिन्हों को व्यवस्थित ढंग से रखा या लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने पा लिखने के लिए पा वर्ण लिखने के लिए, पा अक्षर लिखने के लिए पहले लाइन बना दी, फिर उसके बाद में गोल बना दिया। ऐसे तो और कुछ अक्षर बन जाएगा। तो इसलिए इन चिन्हों को, इन संकेतों को एक व्यवस्थित ढंग से रखा जाएगा कि भाई अगर गोल बनेगा तो आगे ही बनेगा, बाद में डंडा लगेगा तो बाद में ही लगेगा। अगर हमने व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा तो हम उस वर्ण को, उस अक्षर को सही नहीं लिखेंगे, वो गलत, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे कि ये छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, ये जो बिंदु एक बड़ा सा गोल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है गोल, इसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी है, ये अंक की बिंदी है। दो बिंदु ऊपर नीचे ये कौन से हैं? आहा की मात्रा है, स्रा है। अब देखो जैसे स्रा है, ऐसे नीचे से लेके चले, ऊपर एक गोल बनाया, आगे डंडी निकल गई एक, फिर नीचे डंडी निकली और फिर सीधी लाइन। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो स्रा ही है। अगर हमने इसको और तरीके से लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ज्ञा से ज्ञानी बना हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखेंगे। छोटा आ है। ठीक है, अंकों की बात करते हैं, 5, 6, ये क्या है? इत्यादि लिपि है। अब 6 लिखने के लिए हमें इसी तरह से लिखना पड़ेगा, है ना? अगर हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। लिपि की बात करते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ये बेटा सबको याद करने हैं बच्चों, सभी लोगों को याद करने हैं, सभी को याद होने चाहिए। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, अंग्रेजी इंग्लिश, इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि की बात करते हैं, कौन सी? गुरुमुखी है। तेलुगु और कन्नड़ भाषा की लिपि कदम्ब, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की लिपि कदम्ब लिपि। उड़िया भाषा की लिपि ओडिया, उड़िया की लिपि ओडिया। तो ये सब लोग आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देख लीजिए, जैसे बताए ना, ये कुछ लिपि हैं। लिपि मतलब लिखने का तरीका, इस तरह से लिखते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है उसी को ऊपर उनकी लिपि में लिखा गया है। जैसे सबसे पहले नीले अक्षरों में मलयालम लिखा हुआ है, तो मलयालम के लिए पहले क्या किया इन्होंने? एक आधा गोल जैसा बना दिया, जैसे कारों के ऊपर लगा होता है एक हूटर, और बीच में एक लाइन बना दी, तो इनका ये अक्षर कोई बन गया। हमें तो, हम लोगों को नहीं आती है, तो इसलिए हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन जो मलयाली लोग हैं, कन्नड़, कहाँ कहाँ बोली जाती है मलयालम? बताओ। केरल में। ठीक है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तो उनके लिए ये एक भाषा है। हमारे लिए ये उनकी लिपि है। इस तरह से लिखा जाएगा। मराठी, मराठी को किस तरह से लिखते हैं? माँ देखो कैसा बनाया, हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं, इन्होंने एक तरीके से उल्टा जैसा माँ बना हुआ है। तो ये मराठी लिपि है। गुजराती लिपि देख लो, असमिया है भाषा, बांग्ला भाषा है, हिंदी, हिंदी को इस तरह से लिखते हैं। कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, इंग्लिश, संस्कृत, संस्कृत की लिपि बताइए। संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि। उर्दू की लिपि, उर्दू की लिपि फारसी लिपि। तेलुगु, तेलुगु इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र, कहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, मानचित्र को किस तरह से रखते हैं? जैसे ये ऊपर का जो सिरा है, इसका मुंह है, इसको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं। ठीक है, तो उत्तर दिशा में ये जो उर्दू बोली जाती है, ये कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। फिर उसके नीचे आ जाता है पंजाब। ठीक है, पंजाब हो गया। हमने बोला था ना, हमने बताया था ना आपको, हिंदी अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो आपको जो लाल रंग दिख रहा है, इसमें अधिकतर राज्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये इधर और सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश,
तो इनमें सब में अधिकतर राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। इधर गुजरात है, मराठी है, ये सारे अलग अलग राज्य हैं, तो इनमें ये भाषाएं बोली जाती हैं। जो लाल रंग है इसमें हिंदी भाषा अधिकतर बोली जाती है। जो पीला रंग आपको दिख रहा है इसमें क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। और भी देखो ऊपर जो नीला रंग दिख रहा है इसमें अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। कैसा लगा ये आपको वीडियो, कैसी लगी ये कक्षा? तो इसलिए अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज आगे भी हम इसको पढ़ाएंगे। जो आगे के इसके चैप्टर हैं, आगे के हैं जो, उनको हम लगातार जारी रखेंगे। कैसी लगी वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, और एक बेल आइकॉन है उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दें। ठीक है? तो ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद, सभी